जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज बच्चों हम 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2022 दोनों दिन का जो भी करंट अफेयर्स यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा उन सबको लेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी देखेंगे और बहुत सारी चीजें जानने की ऐसी कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं जब आप एग्जाम में जाते हैं, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं। तो आज का जो हमारा सेगमेंट होना है यार, डेली डोज आपके लिए हम देते हैं कि जो प्रतिदिन का लगभग जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनका हम लगभग डेली डोज देते हैं 20 से 30 मिनट के अंदर, ताकि धीरे धीरे करके आपका डेली का करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चनों की संख्या काफी होती है, लगभग 25 से 30 होती है क्वेश्चनों की संख्या। और ये क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं ये किसी को नहीं पता होता, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है इसका। इसलिए ध्यान से अगर आधे आधे घंटे डेली दिए जाएं तो ये क्वेश्चन हमारे फुलफिल भी हो सकते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन और क्वेश्चनों की संख्या मेरे बच्चे इतनी ज्यादा होती है कि ये बहुत ही मानक रूप से है, मतलब ये कि आपको एग्जाम में पास भी कराएगा और फेल भी यहां से हो सकता है। इसलिए आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको अलग हटा करके नहीं देख सकते। कोई एक सब्जेक्ट नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट तैयार कर लिया और बार बार ये चीज बदलने वाली है, डेली बदलने वाली है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि अमूमन मैंने आपको बताया कि हम डे के हिसाब से लेते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस, पहला क्या ले रहे हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है, मैंने वही बताया, कब, कहां, कैसे, किस लिए, कहां, कैसा, इन सब चीजों की अगर जानकारी आपकी होगी, सबसे पहले इन तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन और पढ़ने का तरीका बदलेंगे तो आराम हो जाएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन तरीका बदलने की जरूरत पड़ती है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है और उसके बाद भी क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा तरीका चेंज करने की जाती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको बताते रहते हैं जैसे जैसे बताते रहते हैं। अगर उस तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बुक रीडिंग करेंगे उसमें भी आपको फायदा होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज पता है आपको, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है। जब तक आप इन सारी इंफॉर्मेशन को जानकारी नहीं होगी तब तक आपको चीजें याद भी नहीं होंगी, क्योंकि इतना सारा फैक्ट होता है कि ये याद नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत समझ भी बनानी पड़ेगी। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो ये अमूमन क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री थे या उप प्रधानमंत्री कह लीजिए, भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी ही जयंती के रूप में, इनके ही जन्म के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 को 1875 को एकता राष्ट्र 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था कहां, गुजरात में। ठीक है, इनका जन्म गुजरात में हुआ था, 31 अक्टूबर को हुआ था, इसीलिए इनके रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता था, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लौह पुरुष, ठीक, लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब ये देखिए, एकता दिवस का क्या मतलब, एकता का मतलब होता है यूनिटी। मेनली क्या हुआ था कि जितने भी पहले जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सारी रियासतें थी यहाँ पे, और उन सारी रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उनका कहना था कि हम भारत के साथ में नहीं रहेंगे, हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे, हम अलग से रहेंगे। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इन्होंने सबको मिला करके एकीकरण किया, सबको मिला करके भारत का निर्माण किया, सभी रियासतों को मिला करके अलग अलग तरीकों से बातचीत करके बहुत सारी जगहों पर अलग सैन्य गतिविधियां भी करनी पड़ी थी। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इन्हीं के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको इतनी सारी बातें क्यों बताते चल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, लौह पुरुष ये भी क्वेश्चन बनता है, एकता दिवस क्वेश्चन बनता ही बनता है, कब मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा जाता है, गुजरात में जन्म हुआ था। तो लगभग एक जगह से 3-4 क्वेश्चन आपके फुलफिल हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चनों को इस तरीके से पढ़िए कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ में आप क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी कर पाए। आप क्वेश्चन, आपको पता हो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे और आप लगातार पढ़ते चले जाएंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट नहीं होगा आपका। आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा और आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्या हुआ है प्यारे बच्चों की, गरुड़, ठीक, गरुड़ 5, 6, 7 ये है
गरुड़ 7, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन चूंकि एग्जाम में जब आएगा तो आपका ऐसा ही लिखा होगा, रोमन अंक में लिखा होगा गरुड़ 7। अब गरुड़ 7 क्या है? ये भारत और फ्रांस के मध्य, भारत और फ्रांस के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, ठीक है, सैन्य अभ्यास है जो हाल ही में हुआ है 2022 का, 2022 करेंगे इसको, है 2022 का, जोधपुर में हुआ है, जोधपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, जोधपुर राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। तो गरुड़ 7 या गरुड़ 567 भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है जो जोधपुर में हुआ है, ठीक। इसके साथ में और क्या है, एक वरुण भी होता है, भारत फ्रांस के साथ ही वरुण होता है और एक शक्ति होता है। ये भी जो है भारत और फ्रांस के मध्य ही सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि गरुड़ ये किसके मध्य होता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है, नाम नहीं अक्सर पूछा जाता कि कहां हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया हूं कि अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको यहां से भी गलत ना हो, आपको पता हो। राजस्थान जोधपुर में हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो मेनली पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारत और फ्रांस किसके मध्य हुआ है। क्वेश्चन उल्टा करके पूछ लेगा हाल ही में भारत यानी हाल ही में या 2022 में भारत और फ्रांस के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? गरुड़, आपका सिम्बैक्स, फिर आपका टाइगर ट्रम्प, इस तरीके का दे देगा तो आपको ये देना पड़ेगा गरुड़, या ये पूछ लेगा कि गरुड़ 7 निम्नलिखित में से किन के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। दो तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको जानने की जरूरत है। सैन्य अभ्यास जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी सैन्य अभ्यास, अगर मिलिट्री प्रैक्टिस कहते हैं इंग्लिश में, अगर कोई भी आपको सामने आता है तो आप वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्या किया प्यारे बच्चों की ग्लोबल टीवी रिपोर्ट जारी करी है, किसने? ग्लोबल टीवी रिपोर्ट, टीवी रिपोर्ट सीधे सीधे ऐसे होगा, किसने जारी की? टीवी रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? क्वेश्चन ये बनेगा, निम्नलिखित में से ग्लोबल टीवी रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, जिसको WHO भी कहते हैं। इसको, इसका फुल क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसका फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी 7 अप्रैल। और इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है, जिनेवा में पड़ता है। जिनेवा कहां है? ये स्विट्जरलैंड देश में है, ठीक, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड देश है, उसमें एक जिनेवा एक जगह वहां पड़ता है, ठीक। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टीवी रिपोर्ट हाल ही में निम्नलिखित में से किसने जारी की? WHO ने जारी की। ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया, समसामयिक की घटनाक्रम का क्वेश्चन हो गया। स्थापना, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये क्वेश्चन एक तरीके से मिसलेनियस में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय, इसको एक पार्ट के रूप में देखा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, ठीक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस में होता है, उस जगह से ये क्वेश्चन बनते हैं कि WHO, ठीक, WTO, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे पूछा है कि स्थापना कहाँ है और इसका मुख्यालय कहाँ है, जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में खूब पूछा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे करके लेके चलते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और आप, सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चनों को एक बार बनाना सीख जाएं, ठीक। जैसे मैथ लगाना सीख लेते हैं वैसे क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे जिस दिन, उस दिन आप सोच लीजिए कि आपका आधा से ज्यादा काम हो चुका है। अब आपको सिर्फ पता है कि पढ़ना है मुझे, और उसके बाद ये बिहेवियर हो जाएगा आपका कि उसी तरीके से सोचना है जिस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको जब भी आगे बातचीत होगी तो मैं आप इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक। ये फॉर्मूला है एक तरीके से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे बच्चे, पैंथोजन रिडक्शन मशीन है, ठीक है। क्या है? पैंथोजन रिडक्शन मशीन है। इसको अभी लगाया गया है, कहां लगाया गया है? तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, किंग जॉर्ज
मेडिकल कॉलेज लखनऊ के अंदर, ठीक, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। अब ये पैंथोसान रिडक्शन मशीन क्या होती है? ये मेनली क्या है कि रक्त को, यानी कि खून को शुद्ध करने की मशीन है। रक्त को, खून को शुद्ध करने की मशीन, शुद्ध करने की मशीन है। ये शुद्ध करने की एक मशीन है, ठीक। क्योंकि रक्त को शुद्ध करना उतना आसान नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या? पैंथोसान रिडक्शन मशीन, किंग्स मेडिकल कॉलेज लखनऊ। चूंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल कॉलेज लखनऊ में लगाई गई है, इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लखनऊ से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश के एग्जामों की, कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करते हैं, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर के लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे देख लेते हैं। अब देख लीजिए कि सुल्तान जोहर कब है, ठीक। सुल्तान जोहर कब, सुल्तान जोहर कब, 2022, ठीक। बात करते हैं अभी सुल्तान जोहर कब 2022, ठीक। तो सुल्तान जोहर कब 2022 निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछता है किस खेल से संबंधित है। आपने देखा कि विभिन्न एग्जामों में, अभी पेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, उबर एक पूछ लिया कि उबर किस खेल से संबंधित है, ठीक। वही क्वेश्चन और पूछा गया था, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। सुल्तान जोहर कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, सीधे सीधे यही क्वेश्चन होगा, हॉकी से संबंधित है, ठीक। अगर आप इस चीज को भूल जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हॉकी से संबंधित। 2022 का सुल्तान जोहर कप जो है, वो दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, ये कहां हुआ, सुल्तान जोहर कप 2022 कहां हुआ, ठीक। तो ये हुआ है मलेशिया में, ठीक, मलेशिया में। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनेगा कि विजेता कौन है आखिर, सुल्तान जोहर कप 2022 का विजेता कौन है, तो भारत विजेता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ही जीता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से सुल्तान जोहर कप 2022 को भारत ने किसको हरा करके ये कप जीता है, ठीक। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ठीक। आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके भारत ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने मतलब उप विजेता हो गया। मतलब आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, 3-4। अगर आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो सुल्तान जोहर कप 2022 में हॉकी का है, मलेशिया में हुआ था, तो आप उस तरीके से चीज को नहीं समझ पाएंगे जिस तरीके से इस तरीके से पार्ट में और क्वेश्चन वाइज समझ पा रहे हैं। कि अगर आपको पता होगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, तभी आप इन तरीके से सोच पाएंगे, अन्यथा आप एक बुक रीडिंग की तरह जैसे पेपर पढ़ा जाता है वैसे पेपर पढ़ते हुए चले जाएंगे, इससे आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो सुल्तान जोहर कप से क्या करेंगे, किस चीज की ये प्रतियोगिता है, किस चीज का कॉम्पिटिशन है, तो हॉकी से, क्या हॉकी का है, मलेशिया में हुआ था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके भारत ने जीता है ये सुल्तान जोहर कप 2022। ये तीसरी बार भारत जीत रहा है इसको, सुल्तान जोहर कप को। और तो इस तरीके से क्वेश्चनों को आपको देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि क्या क्या है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अभी आपने देखा कि मोरवी पुल हादसा हुआ है, मोरवी, ठीक, मोरवी पुल बहुत ही दुखद घटना है, पुल हादसा हुआ है, ये बहुत ही दुखद घटना है। इसलिए दुखद घटना है कि इस मोरवी पुल हादसे में लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई, 150 लोगों के आसपास डेथ हो गई, 150 लोग लगभग डूब के मर गए हैं। बहुत ही बुरा हादसा है मोरवी पुल हादसा। ये क्या था, ये पुल जो था बहुत पुराना पुल था, लगभग 140 वर्ष पुराना पुल था, 140 वर्ष पुराना पुल था। कहां पे था, तो ये मोरवी जो है, मोरवी ही जगह है, मोरवी जगह है जिले में, मोरवी जिले के, मोरवी जिला पड़ता है गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर है। मोरवी जिला कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर होगा। और एक मच्छू नदी है, ठीक है, क्या नाम है, किस नदी पर ये पुल बना हुआ है, तो मच्छू नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछेगा मच्छू नदी, ठीक। तो ये मोरवी पुल बना किस पे है, मच्छू नदी पर, ठीक। क्वेश्चन चूंकि ये पार्ट है भाई, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बताना पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही बुरा हादसा है।
ये जिन गलतियों से वो हुआ है, उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी चीज़ें आएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि आम जन की जान गई, इसमें लगभग 150 लोगों की डेथ हुई है। बहुत ही दुखद घटना है ये, ठीक है। तो आप इस ध्यान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मच्छू नदी पर बना था पुल ये, मौर्य पुल, ठीक। अब एक देख लेते हैं कि एक नियुक्ति हुई है ब्राजील की, ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने, ठीक। ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति बने। कौन बना है ब्राजील के नए राष्ट्रपति? ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, ठीक। दा सिल्वा ये नाम है, ठीक है। दा सिल्वा, दा सिल्वा कह लीजिए, दा सिल्वा कह लीजिए, इस तरीके से दा सिल्वा कह लीजिए, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, ठीक। ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक। अब देखिए एक चीज बता देते हैं कि अब देख लेते हैं, पहले आपको पूरी बात बता देते हैं फिर बताते हैं कि इससे पहले कौन थे। इससे पहले थे जैर बोल्सोनारो, इससे पहले थे जैर बोल्सोनारो, ठीक। इससे पहले थे, इनको हरा करके लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा बने। ये मेनली फेमस जो है इस नाम से है, लूला दा सिल्वा। इससे पहले भी 2001 से 2003 से 2011 तक ये बने थे। लूला मेनली फेमस लूला दा सिल्वा के नाम से है। अब एक बच्चे का कमेंट था कि जो करंट अफेयर्स है वो ये कैसे चीजें पता करें कि नहीं ये किस एग्जाम के लिए है। मतलब पीसीएस में भी पूछता है, यूपीएससी में भी पूछता है, आपका टेट में भी पूछता है, पेट में भी पूछता है, जो भी क्लर्कल एग्जाम कोई होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी होता है, सब में पूछता है। तो आखिर हम ये कैसे पता करें? तो मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन कोई भी किसी अलग एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं होती। इंफॉर्मेशन जो होती है प्यारे बच्चों एक जैसी होती है, उसमें क्वेश्चन बनाने के तरीके बदल जाते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं कैसे करते हैं। ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, सभी एग्जामों में ये नाम देगा लूला दा सिल्वा। निम्नलिखित में से कौन नए राष्ट्रपति बने? लूला दा सिल्वा, ठीक। अब थोड़े जो अच्छे एग्जाम हैं, आप कह सकते हैं पीसीएस हो, यूपीएससी हो सकता है लूला दा सिल्वा ना दाके लुइस इनासियो ही सिर्फ नाम दे दे, इसको दे ही ना, क्योंकि ये फेमस नाम है, ठीक। ये इनका लूला दा सिल्वा फेमस नाम है नाम पूरा, तो लुइस इनासियो दे देगा। तो ये हो जाएगा किसी और, पता लगे पीसीएस का होगा, समीक्षा अधिकारी या यूपीएससी के अंदर पूछ दिया। दूसरी बात क्या है कि जो नॉर्मल वनडे एग्जाम है उसके अंदर सीधे सीधे राष्ट्रपति का नाम पूछ लेगा। सपोज करिए कि नाम पूछ लिया लूला दा सिल्वा का, लेकिन कुछ एग्जाम होंगे, पीसीएस के एग्जाम होंगे, चाहे अन्य एग्जाम हुए, समीक्षा अधिकारी हुआ और यूपीएससी हुआ, उसमें क्या होगा, हो सकता है इनकी पार्टी का नाम पूछ ले, ठीक, कि पार्टी का ही नाम पूछ ले, ठीक। तो क्या नाम है? वामपंथी इनका नाम है, वामपंथी वर्कर्स पार्टी, ठीक, वर्कर्स पार्टी ये नाम। अब देखिए पार्टी का ही नाम पूछ ले, वामपंथी वर्कर्स पार्टी। तो ये मेनली क्या है, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधे सीधे कि हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा बनाए गए हैं, ये निम्नलिखित में से किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी के हैं। तो ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा, पार्टी वामपंथी वर्कर्स पार्टी। इसीलिए मैं ये मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है प्यारे बच्चों कि मैं लगभग सब कुछ डिस्कशन कर देता हूं, ताकि आप चाहे जो एग्जाम देना चाहें, आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तो सुपर टेट दे रहे हो, पेट दे रहे हो, टेट दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, समीक्षा अधिकारी दे रहे हो, आप लोअर का एग्जाम दे रहे हो, आप यूपीएससी दे रहे हो, उसमें सब में जो है सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेटिंग बदल जाती है, क्वेश्चन फॉर्मेट होना बदल जाता है, बाकी इंफॉर्मेशन कोई बदलती नहीं है। ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे क्वेश्चन से, सिर्फ क्वेश्चन का नजरिया बदल जाता है, बनाने का तरीका एग्जामिनर का बदल जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है, एक है प्यारे बच्चों सरस खाद्य महोत्सव हुआ है, ठीक। खाद्य महोत्सव 2022 महोत्सव हुआ है 2022 का, ठीक। ये कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ये सरस खाद्य महोत्सव क्या है? सरस एक तरीके से स्वयं सहायता समूह जो है, स्वयं सहायता समूह ग्रुप है, जिसके माध्यम से सरस ब्रांडिंग के नाम से खाद्य सामग्री बनाया जाता है। अब स्वयं सहायता समूह का क्या मतलब होता है और सरस क्या है? मेनली क्या होता है, जो सरस स्वयं सहायता समूह यानी कुछ
जगहों की, कुछ ग्रामीण महिलाएं हों या कुछ शहर की महिलाएं हों, मिल करके वो एक ग्रुप बना लेती हैं। उस ग्रुप के माध्यम से लोकल स्तर पर जिन जिन खाद्य सामग्रियों की होती है, कुछ विशेष खाद्य सामग्री होती है, उनको बना करके सरस के ब्रांड के नाम से वो बेचती हैं। ठीक, तो इसीलिए सरस खाद्य महोत्सव इसको बढ़ावा देने के लिए और इस तरीके से ग्रुप, अब सपोज करिए कि आपके इलाके में किसी भी ग्रामीण परिवेश में अचार फेमस है कोई, तो अचार बनाया, वहां की लोकल महिलाओं ने 10-20-50 लोग मिल करके अचार का बनाने का काम किया और उसके बाद पैकेट करके सरस के नाम से बेचना शुरू। ऐसे ही छोटी छोटी जगहों से, जैसे मालपुआ हुआ, कहीं पे पुआ बहुत मशहूर है, उसको बनाया, फूड प्रोसेसिंग करी कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने और सरस के नाम से या किसी अन्य ब्रांडिंग के नाम से उसको आगे बढ़ा दिया या बेचना शुरू कर दिया। तो आजकल आप देखें हथकरघा उद्योग जिसको कहते हैं कि हाथ से जो है बनाई हुई चीजें खूब मशहूर हैं, या आपके आसपास भी आप देखते होंगे तो स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित खाद्य सामग्री ऐसे करके भी ब्रांडिंग की जाती है। तो बहुत सारी चीजें, तो बस ये आपको याद रखना है सरस खाद्य महोत्सव कहाँ हुआ है, दिल्ली में। मेरा बताने का सिर्फ ये तुक है प्यारे बच्चों, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। कोई एक स्टोरी होनी चाहिए आपके पास ताकि आपको याद कर सकें, अच्छी तरीके से उसको समझ सकें। और स्टोरी सिर्फ फर्जी स्टोरी नहीं है, इसके पीछे सच्चाई यही है, जिस तरीके से बता रहे हैं आपको यही। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का लगभग करंट अफेयर्स हमारा समाप्त हो गया। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपका प्यार मिल रहा है, धीरे धीरे करके ही सही हम आगे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। मैं पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मेरा अपना ध्येय ये है कि आप सिर्फ वो बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं जिन बच्चों का पता लगे कि पढ़ते बहुत हैं लेकिन किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता या क्वेश्चन उनके सही नहीं हो पाते। मेरा कहने का सिर्फ ये तरीका है प्यारे बच्चों की, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई नहीं की। कॉन्वेंट स्कूलों में क्या होता है, उस तरीके का पढ़ाया जाता है, उस तरीके का माइंड डेवलप कर दिया जाता है उनके स्कूलिंग के दौरान ही, तो वो चीजों को समझ लेते हैं। जो कहा जाता है कि बड़े तेज हैं, ये बहुत तेज हैं, इसका दिमाग बहुत तेज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता प्यारे बच्चों। प्रोसेसिंग की बात है। सपोज करो कि अगर खेती किसानी वाला लड़का है तो खेती किसानी में वो बाजरा पहचान लेगा, वो गेहूं पहचान लेगा, धान पहचान लेगा, शहर का लड़का उसको नहीं पहचान पाएगा। ऐसा क्यों होता है? वो बेवकूफ तो है नहीं, इसीलिए क्योंकि उसकी जो है माइंड प्रोसेसिंग नहीं हुई है। उस गांव के लड़के की माइंड प्रोसेसिंग उस रूप में हुई है, वो तुरंत पहचान लेगा। शहर के लड़के की माइंड प्रोसेसिंग उस तरीके की नहीं हुई। जबकि पढ़ाई में क्या है, पढ़ाई में शहर में लड़का रह रहा है जो कॉन्वेंट स्कूल से जो पढ़ा है उसकी प्रोसेसिंग उस तरीके से हुई, समझाया उसको ऐसा गया। लेकिन ग्रामीण परिवेश में जो बच्चा पढ़ा है या हिंदी माध्यम में या किसी भी तरीके से माध्यम में हो, लेकिन अगर वो पढ़ा है तो उसकी प्रोसेसिंग उस तरीके से नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ाई जितनी करते हैं उस पढ़ाई में आपके लगभग 100% क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।